Big M method. That is the topic for today. So today we are going to take up a minimization case, and in minimization case Z is representing cost. In the last class we did case of maximization whereby Z was representing profit. आज की क्लास का टॉपिक है minimization case, and now this is going to be solved today by Big M method. Now that is a modification of simplex method, right? अब स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहला काम, अगर केस मैक्सिमाइजेशन का होता है तब तो वो डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है लाइक वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, लेकिन जब भी मिनिमाइज का होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइज में। कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -1। इस पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये बन जाएगा मैक्सिमाइज माइनस z, 5x1 बनेगा -5x1, 2x2 बन जाएगा -2x2। सो फर्स्ट स्टेप इन अ केस ऑफ मिनिमाइजेशन is conversion of minimization into maximization by multiplying both sides of the objective function by -1. This minimize get converted into maximize. Z will be transformed as -z. This will be -5x1 and -2x2. That is the first step. Next step is removal of these inequalities. अब एक चीज याद रखनी है आपको, लास्ट क्लास में we discussed less than equal to signs. इनकी बैलेंसिंग के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे। कभी ग्रेटर देन के निशान आ जाए तो उनके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आप -s1 + a1, और इक्वल टू हो तो वहां पर सिर्फ a यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाता है, राइट? तो तीन तरह के सिंबल्स हो सकते हैं इन इक्वेशंस के। लेस देन हो तो वहां पर स्लैक वेरिएबल को ऐड ऑन किया जाता है, ग्रेटर हो तो -s1, s होता है सरप्लस वेरिएबल। जब ग्रेटर देन का साइन आ गया तो ग्रेटर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा तभी वो इक्वल टू 3 के बराबर, आई मीन 3 के इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो वहां से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो सरप्लस अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप s सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं, लेकिन जब आप s1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो इनिशियली x1 x2 की वैल्यू 0 हो जाती है। वो 0 होते ही s1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 का यूज होता है, राइट? इसी तरह से और भी सरप्लस वेरिएबल हो s2 हो तो उसके नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए a2 का यूज होगा, एंड सो ऑन। तो ये तीन आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने हैं। लेस देन हो तो s1, ग्रेटर हो तो -s, और इसके नेगेटिव इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए साथ के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाता है, और इक्वल टू हो तो ना कोई स्लैक ना कोई सरप्लस, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। तो अब इन तीनों कांसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू बैलेंस आवर इक्वेशंस। लुक एट द फर्स्ट वन, 3x1 + x2 + a1 = 4। फर्स्ट इक्वेशन में साइन है इक्वल टू का, इक्वल टू है तो क्या होगा? सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। सेकंड में ग्रेटर तो 2x1 + x2 सेम, राइट? ग्रेटर है तो -s1 क्योंकि s फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, और a1 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो बार बार हर इक्वेशन में a1 नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में a2 आएगा, दैट विल बैलेंस and that will make it equal to 3। तो पहली इक्वेशन में सिर्फ a1 ऐड करेंगे आप, सेकंड में ग्रेटर का साइन है तो -s1 क्योंकि s फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो s का ऑर्डर रहेगा 1, और आर्टिफिशियल a1 पहले यूज हो चुका है तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 ऐड किया जाएगा। तो बैलेंसिंग नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद ही फंक्शन रिवाइज करेंगे आप, तो मैक्सिमाइज -z -5x1 सेम, -2x2 सेम, s1
इसका कोफिशिएंट तो 0 रहेगा, लेकिन अब आर्टिफिशियल वेरिएबल इनके कोफिशिएंट्स रहते हैं -m। Now m is supposingly having very high value, infinitely high penalty यूज की जाती है ताकि इनको इजीली अपने सिस्टम से एग्जिट कर सके। आर्टिफिशियल वेरिएबल शुड नॉट रिमेन इन द टेबल, in the last table, because that will make the solution infeasible, non-feasible solution। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हटाने के लिए यहाँ पर बहुत हाई इनफाइनाइटली हाई पेनल्टीज का यूज किया जाता है और उनको डिनोट किया जाता है -m से। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स रहेंगे हमेशा -m। m is having very very high value so that they easily get removed, you know, from the सिंप्लेक्स टेबल्स। तो आप देखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कोफिशिएंट रहेंगे हमेशा -m और m की वैल्यू होती है इनफाइनाइटली हाई, राइट। तो x1 x2 के सेम कोफिशिएंट्स, s1 का हमेशा 0 कंट्रीब्यूशन रहता है। a1 a2 को रिमूव करने के लिए इनकी बहुत हाई पेनल्टी ली जाती है और उस हाई पेनल्टी को डिनोट किया जाता है -m से इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सेप्ट टू फेज। टू फेज में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी सिखाएंगे आपको, लेकिन इनिशियली इस फंक्शन को नोट कर लीजिएगा, दैट इज द रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अब इन वैल्यूज को अपने टेबल में प्लेस करना शुरू करेंगे। तो नोट कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम सिंप्लेक्स टेबल में, दिस इज सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1, राइट। सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट कॉलम इज फॉर CB, that is coefficient of basic variables. Then you have basic variables, then solution values के बाद आ जाएगा CJ। वेरिएबल्स हमारे पास अब इस क्वेश्चन में आ रहे हैं x1 x2, then s1 a1 और a2। उनके बाद में आ जाएगा रेशियो और x1 का। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है आपको, दिस मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच हैज बीन रिवाइज्ड, यू हैव टू राइट डाउन द CJ कोफिशिएंट्स यूजिंग दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो x1 का था -5, x2 का -2, s1 का 0, a1 का -m एंड a2 का भी -m, राइट। नोट करिएगा इस फॉर्मेट को, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ रिमेंबर बेसिक वेरिएबल्स, फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, x1 x2 की वैल्यू 0 रखते हैं इनिशियली। x1 x2 दे आर ऑलवेज 0 इन द फर्स्ट टेबल। तो बेसिक वेरिएबल क्या रह जाएगा, a1, और राइट हैंड साइड में इसके सॉल्यूशन वैल्यू क्या है, 4, राइट। नेक्स्ट, इनिशियली x1 x2 s1 ऑल आर केप्ट एज 0 because s1 ये नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, तो we cannot assume any value for s1. Initially all these values will be taken as 0, so the basic variable in the second equation will be a2 और इसका राइट हैंड साइड में आ रहा है 3। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इक्वेशन में केवल स्लैक वेरिएबल्स हो तब तो बेसिक वेरिएबल्स रहेंगे स्लैक वेरिएबल s1 s2, लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर एवरी वेरिएबल, they will be considered as the basic variable and your task will be to remove them as early as possible। तो उसको हम अब इनको एग्जिट करवाएंगे using the terms, using the concepts and the formulae of simplex method। तो बेसिक वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में से आ रहा है a1, सेकंड इक्वेशन में से आ रहा है a2। सॉल्यूशन वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड और कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स दे वर -m और इसमें भी -m। नाउ लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है 3, x2 का कोफिशिएंट है 1, s1 डज नॉट एग्जिस्ट, s1 यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 0 जाएगा। a1 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, राइट। इन इक्वेशन में ध्यान रखना क्योंकि अंदर वाली जो सिस्टम के अंदर वैल्यूज लिखी जा रही है वो इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं। तो a1 का है 1 और a2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो a2 का आ जाएगा 0।
राइट, नोट कीजिएगा इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट थे x1 का 2, x2 का कोफिशिएंट है 1, s1 के आगे माइनस का निशान है तो s1 का हो जाएगा -1, a1 एग्जिस्ट नहीं करता 0 और a2 अकेला लिखा गया तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ये याद रखना, ऊपर जो सीजे लिखा जाता है वो तो लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ध्यान में रखकर, और सीजे के अलावा जो ये टेबल के अंदर वैल्यूज लिखी जाएंगी ये इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करके लिखी जाएंगी। तो सीजे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑल दीज इंटरनल वैल्यूज फ्रॉम द इक्वेशंस। अब कैलकुलेट करेंगे हम पहले zj और फिर आ जाएगा cj माइनस zj। You know it, cj माइनस zj is called as net benefit row। इस रो को क्या बोला जाता है? नेट बेनिफिट रो। और सेम रूल्स जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे कि कॉलम हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, की रो लोएस्ट वैल्यू, वो सब आज भी फॉलो करेंगे, सिखाते हैं आपको कैसे। लेकिन zj और cj माइनस zj इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। नाउ वी स्टार्ट। zj के लिए ये सारी वैल्यूज अभी आपको निकालनी है। सबसे पहले 3 को -m से मल्टीप्लाई किया, 2 को -m से किया तो 3 into -m is -3m, 2 into -m is -2m। ऐड ऑन किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -5m। 1 को -m से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को इसके सामने वाले -m से किया। इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू आ रही है हमारे पास -2m। नेक्स्ट 0 into -m is 0, -1 को -m से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगी +m। 1 को -m से मल्टीप्लाई किया, -m और 0 को -m से किया तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 को -m से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी -m। 0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग cb 0 ही देगा। 1 into -m ये भी हो जाएगा -m, राइट। तो ये याद रखना है आपको, cb कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब cj माइनस zj इनको सॉल्व करना है हमें, तो cj माइनस zj में -m माइनस ऑफ -m, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं आप -m माइनस ऑफ -m तो -m प्लस m कैंसिल होके क्या हो जाएगी वैल्यू 0। सिमिलरली cj माइनस m में से उसके नीचे वाला zj माइनस m को माइनस कर देंगे आप तो -m माइनस ऑफ -m ये भी हो जाएगा आपका 0। -m is -m। नाउ -2 माइनस ऑफ -2m तो ये बन जाएगी वैल्यू -2 प्लस 2m, राइट। लेट अस सेपरेट these values। -2 minus of -2m, you can always use these notations। तो -2 plus 2m, -5 minus of -5m, अगर हम -5 में से -5m को माइनस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा -5 plus 5m। वैल्यूज निकल गई cj माइनस zj की। इन सभी वैल्यूज को नोट कर लीजिएगा, then we will proceed। And in case you want to ask something, you can ask। -5 माइनस ऑफ -5m तो -5 प्लस 5m होगा, -2 प्लस 2m, 0 -m में से -m को माइनस किया, कैंसिल हो गए, ये 0 हो गए और ये भी 0 हुआ। Now all those concepts that we did in the last class, now is the time to revise, to give you a recap। cj माइनस zj में से हमेशा सेलेक्ट होती है हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। Now all these values are 0 or negative। -5 plus 5m and between -2 plus 2m the highest positive value will be -5 plus 5m। ये वाला पूरा कॉलम बनेगा आपका की कॉलम, राइट। m is having infinitely high value, इसकी वैल्यू infinitely high है और जिसके पास m का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही बन जाएगी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। यू विल डिस्कार्ड these negligible values। 5m if you take the value of m in billions or millions
तो 5m, you know, it might be 5 million, and 2m, if you are considering the values in millions, so 2m will be equal to 2 million. Obviously 5 million will be much more than 2 million. तो जिसके पास m का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी को ही आप सेलेक्ट करेंगे की कॉलम में। अगर आप वैल्यू मिलियन की जगह बिलियन ले रहे हैं m की वैल्यू, तो 5m would be 5 billion and 2m will be taken as 2 billion. Still the magnitude of m will be considered, 5m will be far greater than the value of 2m. तो जिसके पास m की मैग्नीट्यूड ज्यादा वही बनेगा आपका की। तो अब यहाँ पर की कॉलम आ गया। की कॉलम इज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम Cj माइनस Zj। नेक्स्ट, उसके बाद आपको सिखाया था रेशियोज। तो रेशियोज में आपको याद रखना है, रेशियोज में लेनी होती है हमेशा लोएस्ट वैल्यू। लेकिन ये रेशियो आएगा कैसे? रेशियो के लिए अपने इस की कॉलम, ये जो आपका की कॉलम था उसके सामने सॉल्यूशन वैल्यूज, तो सॉल्यूशन वैल्यूज को उनके सामने वाले की कॉलम से डिवाइड करिएगा। रेशियोज का फॉर्मूला था, those who are not there they can take it down, solution value divided by elements in the key column, the corresponding elements in the key column. तो 4 divided by 3, 4 upon 3 will be 1.33, and 3 divided by 2, that will be 1.5, very close। 4 को उसके सामने वाले 3 से डिवाइड किया, 3 को उसके सामने वाले 2 से डिवाइड किया। अब इन दोनों रेशियोज में से हमेशा वो रेशियो सेलेक्ट होगा जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी। कभी भी नेगेटिव में नहीं कंसीडर करना है, राइट? यू शुड ऑलवेज टेक द वैल्यूज इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव को छोड़कर जितनी भी पॉजिटिव या वैल्यू जीरो हो, मेटन एज की रो। तो ये वाली पूरी की पूरी रो ये हो जाएगी आपकी की रो, और इनके इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट आ रहा है उसको कहा जाएगा की एलिमेंट। तो की एलिमेंट विल बी 3। अब इसमें इनकमिंग वेरिएबल, जो की कॉलम का वेरिएबल होता है दैट इज x1, ये हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। शॉर्ट में इसको IV लिखा गया है, इनकमिंग वेरिएबल। और जो की रो में वेरिएबल आ रहा है, की रो का वेरिएबल है A1, दिस विल बी आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब हम सेकंड टेबल बनाने जा रहे हैं, उसमें A1 तो हो जाएगा एग्जिट, A1 हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। और एक रूल और याद रखना है आपको कि जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिट करेगा वो दोनों साइड से एग्जिट करता है, यहाँ की रो से भी एग्जिट कर देगा और मेन टेबल में से भी A1 जो ये पूरा कॉलम है ये पूरा की पूरा रिमूव करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज द ओनली वेरिएबल व्हिच व्हेन गोज आउट इट गोज आउट फ्रॉम एवरीवेयर। पूरे टेबल में से A1 का नामो निशान मिट जाएगा, रो से भी गायब होगा और कॉलम से भी। वो बताते हैं आपको, एक बार नोट कर लीजिएगा सारी वैल्यूज को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेबल, उसमें A1 इट इज गोइंग आउट सिंस इट वाज एन आउटगोइंग वेरिएबल। उसकी जगह बेसिक वेरिएबल एंटर कर जाएगा x1 और वो अपने साथ लाएगा अपना कोफिशिएंट -5। तो x1 हैज कम इनसाइड, और उसके बाद अब एक तो है की रो और दूसरी है वो रो जो की रो नहीं है। तो की रो के हर एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला नंबर 6, जो नहीं थे वो नोट कर लीजिएगा। न्यू एंट्री इन की रो इज इक्वल टू की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की रो के सारे नंबर्स को आप की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो की रो में हमारे पास था 4, सबसे पहले 4 को डिवाइड कर दिया की एलिमेंट 3 से, तो यहां पर आ जाएगा 4/3। की एलिमेंट 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 को 3 से किया तो ये आ गई वैल्यू 1। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 1/3। 0/3 0, एंड रिमेंबर आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिट किया है तो वो रो से भी एग्जिट किया सॉरी, और कॉलम से भी कर जाएगा।
तो a1 नाम का वेरिएबल रहेगा ही नहीं सेकंड टेबल में, और यहाँ पर 0 को भी 3 से डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव किया रो से भी और यहाँ कॉलम से भी, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल इज द वेरिएबल व्हिच व्हेन बिकम्स आउटगोइंग वेरिएबल गोज आउट फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑफ द टेबल। तो बाकी सभी नंबर्स को की एलिमेंट 3 से डिवाइड किया, हमारे पास नई रो तैयार हो गई। अब उसके बाद आपको वो रो चेंज करनी है जो की रो के अलावा दूसरी रो थी, उसको चेंज करने का फॉर्मूला बताया था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो उस रो को सिग्निफाई करेंगे, वो A2 वाली रो है, उसकी सारी वैल्यूज को लिख देते हैं जिनको चेंज करना है 3, 2, 1, -1 और 1, राइट। ओल्ड एंट्रीज माइनस न्यू रो, पहले तो ओल्ड रो लिख दीजिएगा जिसको चेंज करना है आपको, राइट। उसके बाद न्यू रो जो अभी अभी चेंज किया हमने 4/3, 1, 1/3, 0 एंड 0। तो एक शॉट में पहले ओल्ड रो माइनस न्यू रो मल्टीप्लाइड बाय की कॉलम, जिस रो को हम बदल रहे हैं A2, उसके सामने जो भी की कॉलम था, की कॉलम में क्या था इसमें 2, जस्ट लुक एट योर फर्स्ट टेबल, उसके अंदर की कॉलम ये x1 वाला था। तो जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं A2 वाली रो के सामने जो भी की कॉलम का एलिमेंट होगा, आपको उन सबको इसी की कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ओल्ड रो माइनस न्यू रो मल्टीप्लाइड बाय की कॉलम, और की कॉलम था हमारे पास 2। तो फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, जो नहीं थे वो ध्यान रखना है। पहले ओल्ड रो लिख दी, और ये किसके लिए अप्लाई करना है, उस रो के लिए जो की रो नहीं है, राइट। जो की रो नहीं होगी, की रो के अलावा दूसरी वाली रो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो उस पूरी रो की सारी वैल्यूज को लिख देना, फिर अभी अभी जो की रो चेंज करी है उसको लिखा, और जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसके सामने जो भी की कॉलम में नंबर होगा सबको उसी की कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इजी, ये कंसेप्ट पकड़ लिया, you will easily sail through in big M or simplex or two phase. So now we solve them. 4 2s are 8/3, 3 minus 8/3, ये हो जाएगा 1/3, right? सॉल्व कर लीजिएगा। 3 minus 8/3, 9 minus 8 will give you 1/3, right? Next, 2 minus 2 will be 0, 1 minus 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3, -1 minus 0 into 2 तो 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, और 1 minus 0 will be equal to 1, ये पूरा 0 हो गया, कोलैप्स हो जाएगा, केवल -1 रह जाएगा। 0 into 2 will be 0, तो 1 minus 0 आ गया 1। अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करके आप प्लेस कर देंगे नई वैल्यूज which are 1/3, 0, then 1/3, -1 और 1। ये अब फॉर्म होने लग रहा है आपका टेबल नंबर 2, राइट, सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2। और अब ZJ निकालेंगे हम, Z1, Z2, Z3, Z4, ये सारी Z की वैल्यूज निकालेंगे। एक बार इनका वर्किंग नोट्स भी देख लीजिएगा, things now they are going to get a bit typical. Z1 1 को किया -5 से मल्टीप्लाई, तो 1 into -5, 0 को किया -m से मल्टीप्लाई, तो 0 into -m तो 0 हो जाएगा। 1 into -5 will be equal to -5, 1 into -5, 0 को उसके सामने वाले CB से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास फर्स्ट -5, राइट। नेक्स्ट वैल्यू 1/3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/3 into -5 प्लस 1/3 into -m। Now this is a bit dicey, तो ये वाली वैल्यू जाएगी 1 into -5 is -5/3 plus minus m/3
राइट, -5/3 -m/3, तो इसको भी अरेंज कर देते हैं, -5/3 एंड -m/3, राइट। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि ये वैल्यू किसी से मिक्स ना हो जाए। नेक्स्ट, 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 ही हो जाएगा। -1 को -m से किया तो 0 × -5 विल गिव यू 0, -1 को -m से किया, ये हो जाएगा +m, तो यहां पर वैल्यू आ गई +m। नेक्स्ट, 0 को -5 से किया मल्टीप्लाई, प्लस 1 को कर दिया -m से, तो ये हो गई हमारे पास -m। सारी वैल्यूज आ गई, नोट करिए, सेपरेट कर देते हैं इनको, -m माइनस ऑफ -m कैंसिल हो गया, 0 हो गया पिछले टेबल की तरह से, 0 -m इज -m। नाउ -5 माइनस ऑफ -5 विल बी 0, तो पहले सारी सिंपल वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेक लाइफ इजी। -5 माइनस ऑफ -5 सॉल्व किया इसे, तो -5 + 5 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ कम्स द मोस्ट ट्रिकी वैल्यू, तो ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे अब हम, देखिए कैसे होगा। -2 ऊपर है और -5/3 -m/3 लिख सकते हैं ऐसे, Cj माइनस ये पूरा Zj, तो -2 में से इस अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, जस्ट सी, -+ 5/3 -+ m/3। फर्दर सॉल्व करें इसे, तो 3 2 -6 + 5, ये हो जाएगा -1/3 + m/3, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं -1/3 + m/3। अब इन सब में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, 0 -m और 0 तो डिस्कार्डेड ही हो गए, -1/3 नेग्लिजिबल हो गया, प्लस m/3। नाउ रिमेंबर आपको बोला था m इज हैविंग वेरी हाई वैल्यू, इनफाइनाइटली हाई वैल्यू है। इवन इफ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ m as 1 billion divided by 3 still would be a very high positive value। इन सब में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो होगी जिसके पास प्लस का m होगा, चाहे वो डिवाइड में हो, उसके साथ कोई भी नंबर या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो, सारी वैल्यू 0 और नेगेटिव है। m के अंदर केवल एक ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर कॉलम में, और यही बन जाएगा आपका पूरा की पूरा की कॉलम। दिस विल बी कॉल्ड एज द की कॉलम बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। m का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसी के पास है, m/3 -1/3 will be negligible, 0 is negligible, this 0 will not be considered, -m तो वैसे भी कंसीडर नहीं करना है, तो जिसके पास m पॉजिटिव आ गया वो ही बनेगा यहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और उसी कॉलम को बोला जाएगा की कॉलम। तो Cj - Zj में से सेलेक्ट हो गया हमारे पास की प्लस m/3। अब उसके बाद रेशियोज आएंगे, 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3, दिस विल बी कैंसल्ड गिविंग यू द रेशियो एज 4। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। ये पूरा की पूरा की कॉलम है हमारा, और आपको रेशियोज के लिए सॉल्यूशन वैल्यू को उनके सामने वाले की कॉलम से डिवाइड करना होता है। तो 4/3 अपॉन 1/3, 1/3 बाय 1/3, रेशियोज आ गए। रेशियोज में से सेलेक्ट करना होता है हमेशा लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1, ये बन जाएगी पूरी की पूरी की रो, और इनके इंटरसेक्शन पर जो नंबर आ रहा है वो बनेगा की एलिमेंट। इनकमिंग वेरिएबल विल बी नाउ x2, ये होगा इनकमिंग, और इस की रो का वेरिएबल हो जाएगा a2 आउटगोइंग वेरिएबल। अब ये a2 दोनों जगह से बाहर हो जाएगा, रो से भी एग्जिट करेगा और a2 यहां से भी क्लियर हो जाएगा। ये करवाते हैं थर्ड टेबल में, आपको नोट कर लीजिएगा पहले एक बार यहां तक, देन वी विल प्रोसीड
एंड कंस्ट्रक्ट टेबल नंबर 3, राइट? नोट कीजिए यहां तक। Okay, next, table number 3. That's the table which we are going to construct now. इस टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 ये था आउटगोइंग वेरिएबल, तो इसको तो कर देंगे आप आउट, दिस विल गो आउट, उसकी जगह आ जाएगा x2 और वो अपने साथ लाएगा अपना कोफिशिएंट -2। सिमिलरली a2 will get removed from this place also। आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको बताया था जब ये एग्जिट करता है तो दोनों साइड से एग्जिट करेगा, तो वो आपके सिंपलेक्स टेबल की फॉर्मेट में फर्दर a2 की जगह नहीं रह जाएगी, तो सीधे ही एक कॉलम आ जाएगा रेशियो का, राइट? तो a2 गया बाहर, उसकी जगह x2 एंटर कर गया और साथ में लाया अपना कोफिशिएंट -2। तो अब यहां से थर्ड टेबल ये अब आप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड टेबल में ध्यान दीजिएगा आप सभी, फॉर्मूले, रूल्स, कंसेप्ट सारे वही रहेंगे। सबसे पहले कीरो कौन सी थी? अब नीचे वाली कीरो को बदलने के लिए फॉर्मूला नंबर 6 जो सिखाया था आपको, all the entries of the key row will be divided by key element। तो सबसे पहले 1/3 को डिवाइड किया 1/3 से ही, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 1, राइट? 0 को डिवाइड किया 1/3 से, 0 ही हो जाएगा। 1/3 को 1/3 से डिवाइड किया तो 1/3 को 1/3 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 1, और -1 को डिवाइड कर दिया 1/3 से तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी? -3। ये सारी वैल्यूज तो आ गई उस रो की जो कि पहले की रो थी, और की रो को बदलने का फॉर्मूला है की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ऑल द एंट्रीज विल बी डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, राइट? अब सॉल्व करने पर ये तो आपके पास चेंज हो गई। नेक्स्ट, अब हम चेंज करेंगे वो वाली रो जो की रो नहीं थी, वो कौन सी थी? x1, राइट? डिनोट कर रहे हैं इसको, इसकी पहले तो एक शॉट में लिख दीजिए सारी ओल्ड एंट्रीज, 4/3, 1, 1/3 और 0। क्या सिखाया था कि की रो को बदलने का फॉर्मूला होता है की रो अपॉन की एलिमेंट, और की रो के अलावा जो भी दूसरी रो होगी उसको बदलने के लिए वो लंबा वाला फॉर्मूला था ओल्ड एंट्री, तो पहले सारी लिख ली ओल्ड एंट्री, माइनस न्यू रिप्लेस्ड की रो, जो अभी अभी की रो आपने रिप्लेस करी है वो है 1, 0, 1 और -3। इन सब को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर कौन सा होगा? जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसके सामने जो भी की कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा होगा। पिछले टेबल में जो भी x1 के सामने की कॉलम में था, कौन सा नंबर था वो? 1/3, तो आप सभी को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेंबर ओल्ड रो, राइट? ओल्ड रो माइनस न्यू रो इनटू की कॉलम, तो पहले तो ओल्ड रो लिख दी एक शॉर्ट में जिसको हम चेंज कर रहे हैं, 4/3, 1, 1/3 और 0, माइनस न्यू रो जो अभी अभी रिप्लेस करी है हमने। इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस रो को हम बदल रहे हैं वो रो थी x1 वाली, उसके सामने जो भी की कॉलम में आ रहा होगा उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आने लग जाएगी 4/3 माइनस 1/3, 3/3 सॉल्व हो गया 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1/3 माइनस 1/3 विल बी 0, और ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1, 3 से 3 कट, माइनस माइनस कैंसिल, क्या रह जाएगी हमारे पास? सिंपल 1 आ जाएगी, इन केस इफ समबडी इज इन प्रॉब्लम प्लस हो जाएगा ये, और 3 से 3 कटने के बाद वैल्यू क्या रह गई? केवल +1 को सिंपल 1 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज चेंज कर देंगे और हमारे पास न्यू सेट जो आ रहा है वो है 1, देन अगेन 1, 0 एंड 1। ये आ गई हमारे पास
वो पूरी की पूरी रो जो की रो के अलावा दूसरी रो थी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें। नेक्स्ट फर्दर इसके बाद में zj कैलकुलेट किया जाएगा। 1 को करिएगा -5 से मल्टीप्लाई, 0 को -2 से किया तो 0 को -2 से दो 0 ही आ जाएगा। 1 को -5 से कर दिया तो ये हो जाएगा -5। इन दोनों को इनके सामने वालों से मल्टीप्लाई किया, 0 को -5 से किया 0, 1 को -2 से किया तो -2 आ गया। 1 को -5 से किया -5 और -3 को -2 से किया +6 तो -5 + 6 कितना हो जाएगा 1। राइट, क्लियर है ये? 1 × -5 इज -5, -3 को -2 से किया -6, सॉल्व हो गया 1। नाउ cj माइनस zj, -5 माइनस और -5 कैंसिल हो गए, 0 हो गया। -2 माइनस और -2 will again be 0, 0 minus 1 will be -1. Now since all the values of cj minus zj are turning out to be 0 और नेगेटिव, तो आपका ये पूरा प्रोसेस तो यहाँ पर एंड हो जाता है। राइट, अब क्या करेंगे, आप अपनी वैल्यूज को प्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव में। x1 यहाँ पर आ रहा है 1, x2 भी आ रहा है 1, so your conclusion would be x1 is 1 and x2 is 1. If you look at the objective function, the initial function, it was minimize z is 5x1 plus 2x2. That was the first, the primary function which was given to us, the first function. उसमें आप अपनी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो 5 into 1 plus 2 into 1, the ultimate result will be equal to 7. Right, नोट कर लीजिएगा इसको कि x1 के सामने जो वैल्यू है सोल्यूशन वैल्यू में वो उसका आंसर है, x2 के सामने जो वैल्यू है वो उसका आंसर। इसको प्लेस किया हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, माइंड यू ना कन्वर्टेड में ना रिवाइज्ड में, इसको प्लेस कहाँ पे करना है, प्राइमरी फंक्शन में, वहां प्लेस किया और हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी 7। दिस इज ऑल अबाउट बिग M मेथड whereby the coefficients of artificial variables should always be taken -m। और आपने देखा m लेने पर वो मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट हो गया था और उसको लेते ही फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इजीली एग्जिट करते चले गए। इन केस कभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लास्ट टेबल में पड़े रह जाए तो वो सॉल्यूशन होता है नॉन फीजिबल सॉल्यूशन। बट ओवर हियर यहाँ पर cj माइनस zj की सारी वैल्यू 0 नेगेटिव हो गई एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल टेबल, सो वी हैव अ फीजिबल सॉल्यूशन एंड दैट इज 7।